बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। और आज हमारी यूनिट 1 की जो लेक्चर सीरीज़ है, रिवीजन लेक्चर सीरीज़, उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फंडामेंटल्स और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, और आज हम देखेंगे कुछ और बातें इसके बारे में जो कि यूनिट 1 नंबर 1 से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्क्रमण प्रक्रम। क्या होता है उत्क्रमण प्रक्रम? तो बड़ा सिंपल है। एक निकाय है, मान लीजिए आपके पास, और निकाय जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था आई से अंतिम अवस्था एफ तक पहुंचता है। ठीक है, तो इस निकाय को, इस प्रोसेस को हम उल्टा दोहराएंगे, अर्थात अब निकाय को हम एफ से आई की ओर लाएंगे, अपनी अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था की ओर। और इस प्रक्रम में यदि निकाय और परिवेश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो, उनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो, उनसे संबंधित ऊष्मागतिकी चर में कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थात ऐसा प्रक्रम जिसको उल्टा दोहराने पर निकाय और परिवेश दोनों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, तो वह प्रक्रम कहलाता है उत्क्रमण प्रक्रम। ये परिभाषा मैंने लिखी है यहाँ पर, इसको आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब इस प्रक्रम के बारे में आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए जो आपको एग्जाम में लिखनी है। पहली तो यही हो गई कि इसकी परिभाषा लिखनी है। सेकंड हम लिखेंगे कि ये प्रक्रम धीरे धीरे होना चाहिए। ये प्रक्रम धीरे धीरे होगा तभी आपके निकाय और परिवेश की अवस्था परिवर्तित नहीं होगी। अगर प्रक्रम को बिल्कुल तेज़ी से किया तो निकाय या परिवेश दोनों में से एक की अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। तीसरी बात, निकाय और परिवेश हमेशा साम्य अवस्था में रहते हैं। पूरे प्रक्रम के दौरान निकाय और परिवेश हमेशा क्या रहेंगे? साम्य अवस्था में रहेंगे। अगर आई से एफ जा रहा है तो जब उल्टा आएगा एफ से आई की तरफ, अर्थात प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था और अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था, तो प्रत्येक समय, प्रत्येक स्थिति में ये निकाय जो है वो परिवेश के साथ में साम्य अवस्था में रहेगा। मैंने आपको बोला था कि निकाय और परिवेश दोनों की अवस्था परिवर्तित नहीं होगी, और जब अवस्था परिवर्तित नहीं होती है तो हम वस्तु को कहते हैं कि यह वस्तु साम्य अवस्था में है। ठीक है, तो निकाय और जो परिवेश है दोनों ही क्या रहेंगे? साम्य अवस्था में रहेंगे। अब साम्य अवस्था, सभी प्रकार की साम्य अवस्था होगी। उसमें तापीय साम्य अवस्था हो जाएगी, रासायनिक साम्य अवस्था हो जाएगी, भौतिक साम्य अवस्था हो गई, यांत्रिक साम्य अवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी साम्य अवस्थाएं होती है सभी साम्य अवस्थाओं की पालना होगी, और निकाय और परिवेश सदैव क्या होंगे? साम्य अवस्था में रहेंगे। चौथी और इम्पोर्टेंट बात है कि प्रक्रम में अपव्यय बल जैसे घर्षण आदि उपस्थित नहीं होते। तो यह उत्क्रमण प्रक्रम में इस प्रकार के बल, अपव्यय बल वह बल होते हैं जिनमें ऊर्जा की हानि होती है, जैसे घर्षण बल हो गया या शांता का बल हो गया, इनमें ऊर्जा की हानि होती है। तो इस प्रकार के इसमें प्रक्रम में, उत्क्रमण प्रक्रम में इस प्रकार के बल उपस्थित नहीं होते। ठीक है। अब बच्चों, पांचवी बात जो आपको लिखनी है वो यह है कि संसार में उपस्थित प्रत्येक प्रक्रम अनुत्क्रमण प्रक्रम है। संसार में एक भी प्रक्रम उत्क्रमण प्रक्रम नहीं है। ऐसा क्यों है? आइए समझते हैं फटाफट से। कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कि आप जो हैं वो ज़मीन पर चल रहे हैं। ये एक प्रक्रम है। आप ए से बी गए और ये कोई ज़मीन है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, और ये व्यक्ति ज़मीन पर इस प्रकार से आगे गति कर रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जब यह गति करेगा तो इस ज़मीन और इसके पैरों के बीच में क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल लगने की वजह से क्या होगी? घर्षण बल लगने की वजह से ऊर्जा की हानि होगी, यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा कहाँ से आई? कोई ना कोई दूसरी ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित हुई है। इसका मतलब ऊर्जा क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। इसका मतलब निकाय और जो परिवेश है उसकी अवस्था क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इसलिए यह क्या है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। इसी प्रकार से आप कोई प्रक्रम ले लीजिए, उनमें घर्षण बल उपस्थित होगा, या मान लीजिए कोई अपव्यय बल उपस्थित है, या उसमें निकाय और परिवेश संपूर्ण प्रक्रम के दौरान साम्य अवस्था में नहीं रहेंगे। इन तीनों में से कोई एक स्थिति अवश्य टूटेगी। ठीक है, तो संसार में उपस्थित प्रत्येक प्रक्रम क्या होता है? अनुत्क्रमण प्रक्रम होता है। अनुत्क्रमण प्रक्रम क्या होता है? जो उत्क्रमण नहीं होता है, जो इन शर्तों की पालना नहीं करता। इस परिभाषा में अगर आप लिख देंगे कि दूसरा बदलाव हो तो ये हो जाएगा अनुत्क्रमण प्रक्रम। ठीक है, उत्क्रमण प्रक्रम का बिल्कुल उल्टा। ठीक है, अर्थात अनुत्क्रमण प्रक्रम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? प्रक्रम तेजी से होना चाहिए, निकाय और परिवेश संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान साम्य अवस्था में नहीं होते हैं, यह अनुत्क्रमण प्रक्रम हो जाएगा। अनुत्क्रमण प्रक्रम में अपव्यय बल उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यह अनुत्क्रमण प्रक्रम हो गया, और उत्क्रमण प्रक्रम में अंतर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3 निकाय है, ए, बी और सी। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि ए, बी ये दोनों किस में होंगे? तापीय साम्य अवस्था में। किस में है? तापीय साम्य अवस्था से
ए बी जो है वो है तापीय साम्यावस्था में, ठीक है, और ए तथा सी भी किस में है, तापीय साम्यावस्था में। अगर ऐसी स्थिति होती है कि ए भी तापीय साम्यावस्था में, ए सी भी तापीय साम्यावस्था में, तो बी और सी अपने आप किस में आ जाते हैं, तापीय साम्यावस्था में। ये है शून्यवा नियम कि ऊष्मागति का शून्यवा यदि दो निकाय ए तथा बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ तापीय साम्यावस्था में है तो निकाय ए तथा बी भी आपस में साम्यावस्था में होंगे, यानी ये दोनों तापीय साम्यावस्था में है, ये दोनों तापीय साम्यावस्था में है, तो ये दोनों भी तापीय साम्यावस्था में अपने आप आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापीय साम्यावस्था क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो मैं यही बता देता हूँ आपको। तापीय साम्यावस्था ऐसी अवस्था जिसमें निकाय के ऊष्मागति की चर में कोई परिवर्तन नहीं हो, ठीक है। तो निकाय के जो ऊष्मागति की चर होते हैं उनमें चर में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा जब होता है, जब हम बोलते हैं कि निकाय किसमें, तापीय साम्य अवस्था में, ऊष्मागति के चर का मतलब हो गया दाब, ताप, आयतन, अणुओं की संख्या, उसके बाद में आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स मुक्त ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, ये सब क्या है, ऊष्मागति की चर है। तो किसी निकाय संबंधित ऊष्मागति की चर जब समय के साथ परिवर्तित नहीं होते या उनका मान नहीं बदलता तब हम कहते हैं कि वह निकाय तापीय साम्य अवस्था में है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि थर्मस, ये थर्मस है और इस थर्मस के अंदर क्या रखी है, चाय रखी है। थर्मस में रखी चाय का आयतन नियत रहेगा, ताप नियत रहेगा, अणुओं की संख्या नियत रहेगी, उसका दाब नियत रहेगा। तो थर्मस में रखी चाय क्या होती है, परिवेश के साथ में तापीय साम्य अवस्था में रहती है। ये होता है शून्यवा नियम कि यदि दो निकाय तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य अवस्था में है तो वह दो निकाय भी एक दूसरे के साथ तापीय साम्य अवस्था में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऊष्मागति का प्रथम नियम अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। वो प्रथम नियम क्या था कि यदि कोई निकाय आपके पास है उसको आप कुछ ऊष्मा देते हैं Q, ठीक है, तो वो Q दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला भाग जाता है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और दूसरे भाग से निकाय कुछ कार्य करता है। और हमने एक परिभाषा भी पढ़ी थी, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो ये जो है ये ऊष्मागति का प्रथम नियम है। अब आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ऊष्मागति के जो प्रथम नियम है वो और कुछ नहीं है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है। तो ऊष्मागति के जो प्रथम नियम है, यह प्रथम नियम क्या है, ऊष्मागति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के तुल्य है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वही ऊष्मागति का प्रथम नियम है, ठीक है। इसलिए ऊष्मागति, अब ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक घटना में लगता है, प्रकृति में होने वाली प्रत्येक घटना में ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है। तो ऊष्मागति का प्रथम नियम प्रत्येक घटना में लगेगा। प्रकृति में चाहे कोई घटना हो रही है उसमें ऊष्मागति के नियम लागू कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊष्मागति के प्रथम नियम की क्या कमी है, ठीक है, ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या चीज़ें नहीं बता सका उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो पहली बात, ऊष्मागति का प्रथम नियम यह नहीं बता सका कि ऊर्जा जो है उसकी दिशा क्या होगी, ठीक है। पहली चीज़ क्या नहीं बता सका कि ऊर्जा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होगी तो उसकी दिशा क्या होगी, क्या वो गर्म से ठंडे की ओर होगी या ठंडे से गर्म की ओर होगी। जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जाम्पल से, तो मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि प्रथम नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है। यानी निकाय की ऊर्जा, एक विलगत निकाय की ऊर्जा सदैव नियत रहती है, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं प्रथम नियम की कमियां। तो कमियां क्या है, पहली कमी कि यह ऊर्जा स्थानांतरण की दिशा को नहीं बता सका। ऊर्जा स्थानांतरण की दिशा को नहीं बता सका, यानी ऊर्जा ए से बी की तरफ जाएगी या बी से ए की तरफ जाएगी, इसका किसी प्रकार का कोई आइडिया ये नहीं दे सका। आइए समझते हैं इसको एक तरीके से। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये बंदूक है, ठीक है, ये कोई क्या है, बंदूक है, और इस बंदूक से गोली निकली, ये निकली इसमें से गोली, और गोली सीधे जाके कहाँ लगी, टारगेट पे लगी। यहाँ पे एक लकड़ी का बॉक्स है, ये क्या है, बॉक्स है जो कि लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। ये गोली निकली और ये गोली निकल के सीधी लकड़ी के बॉक्स पे जाके टकराई। तो लकड़ी के बॉक्स पे जाकर टकराएगी तो यहाँ धुआं निकलेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऊष्मा रूपांतरित हुई। ये ऊष्मा कहाँ से आई, तो गोली की जो गतिज ऊर्जा थी, गोली की गतिज ऊर्जा वही किस में परिवर्तित हो गई, ऊष्मा में, ठीक है। अब
गतिज ऊर्जा का रूपांतरण हो गया ऊष्मा में। तो अगर हो सकता है कि जब ये गोली शांति से पड़ी है ऐसे, ठीक है, ये गोली शांति से पड़ी है, अगर मान लो कि इस गोली को मैं नीचे से गर्म कर दूं तो गोली अपने आप चल जानी चाहिए थी, क्योंकि गतिज ऊर्जा से ऊष्मा बनी है, तो ऊष्मा से गतिज ऊर्जा भी बन सकती है। ठीक है, जो प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण का, जो कि क्या है, जो कि ऊष्मागति का प्रथम नियम है, वही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जो ये कहता है कि ऊर्जा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित हो, ऊर्जा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो सकती है। ऊर्जा जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल रही है। ठीक है, तापीय ऊर्जा में बदल रही है। तो उल्टा भी तो संभव है कि तापीय ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाए, ये भी तो संभव है। इसमें क्या गलती है, मैंने यहाँ गर्म किया और ये गोली अपने आप चल जानी चाहिए थी, क्योंकि तापीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में भी बदल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऊष्मागति का प्रथम नियम ये नहीं बता सकता कि कौन सी ऊर्जा किस में रूपांतरित होगी। ये घटना में, दोनों ही घटना में ऊर्जा संरक्षण का नियम या ऊष्मागति का प्रथम नियम लग रहा है, कहीं नहीं टूट रहा वो, क्योंकि यहाँ पर गतिज ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित हो रही है। तो यहाँ पर जो तापीय ऊर्जा या ऊष्मा जो हम इस गोली को दे रहे हैं, ये भी गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होनी चाहिए। ऊष्मागति का प्रथम नियम यहाँ नहीं टूट रहा, लेकिन ऊष्मागति के प्रथम नियम के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि गोली को जब गर्म किया जाता है तो गोली अपने आप क्यों नहीं चल जाती, ठीक है, अपने आप गतिज ऊर्जा क्यों नहीं उसके अंदर आ जाती। तो यह कमी थी कि ऊर्जा की दिशा को, यानी कि वो यह नहीं बता सका कि ऊर्जा स्थानांतरण की दिशा क्या होगी। जैसे यहाँ गोली से बक्से में ऊर्जा स्थानांतरण हो रही है, परंतु यहाँ पर इस आग से गोली में ऊर्जा स्थानांतरण नहीं हो रही, तो ऊर्जा स्थानांतरण की दिशा को नहीं बता सका। आगे हम चलते हैं। फिर इसको किसने बताया, तो इसको बताया ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम ने। अब दूसरा नियम क्या कहता है, तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है, इसके दो कथन है, दोनों कथन आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। पहला है क्लॉसियस का कथन और तीसरा है क्लेवेलैंड प्लांक का कथन। क्या है क्लॉसियस का कथन, कि बिना बाहरी कार्य किए ऊष्मा अपने आप ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर गति नहीं कर सकती। ठीक है, और क्लेवेलैंड प्लांक का कथन है, किसी चक्रीय प्रक्रम में केवल स्रोत से ऊष्मा लेकर पूर्ण कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब सुनो ध्यान से, क्लॉसियस का कथन क्या कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास दो वस्तु हैं ए और बी। ठीक है, ये वस्तु है ए और ये वस्तु है बी। ठीक है, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, इसका ताप T1 है, इसका ताप T2 है और T1 का मान T2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि आप ऊर्जा कैसे रूपांतरित होगी, ऊष्मा कैसे स्थानांतरित होगी। ठीक है, ऊष्मा जो है वो ए से बी में जाएगी या बी से ए में जाएगी। अब बताओ क्या सही है, तो आप बोलोगे सर कि ऊष्मा जो है वो ए से बी में जाएगी, क्योंकि ए का तापमान ज़्यादा है और बी का तापमान कम है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बी से ए में क्यों नहीं जा सकती, क्या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यहाँ टूट रहा है, तो नहीं टूट रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण ए से बी में हो या बी से ए में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक निकाय से दूसरे निकाय में होता है और ऊर्जा अपने एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो यहाँ पर एक निकाय से दूसरे निकाय में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु बी से ए में, यानी ठंडे से गर्म की ओर कभी भी ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। तो इसका जवाब दिया किसने, क्लॉसियस ने। क्लॉसियस बोला कि बिना बाहरी कार्य किए ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो सकता। तो आइए इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं लूँगा किसका उदाहरण, फ्रिज का उदाहरण। ठीक है, किसका उदाहरण लेंगे, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, आपने थोड़ा बहुत भी रेफ्रिजरेटर के बारे में पता हो, तो रेफ्रिजरेटर एक मशीन होती है जो कि खाना ठंडा करने के लिए, और खाना ठंडा रहने की वजह से उसमें खाना जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये फ्रिज है। ठीक है, इस फ्रिज को किसी कमरे में रखा है, ये मान लीजिए ये आपका फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर है, और इसको हमने किसी कमरे में रखा हुआ है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का अंदर का ताप क्या होगा, T1 मान लेते हैं, कमरे का ताप क्या हो जाएगा, T2 होगा। तो आपको पता है T1 का मान T2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉरी, T2 का मान जो है, कमरे का ताप जो है वो फ्रिज के ताप से ज़्यादा होगा। और फ्रिज में होता क्या है, फ्रिज में क्या होता है कि यहाँ से फ्रिज के अंदर से ऊष्मा निकल के कमरे के अंदर जाती है। इस फ्रिज के अंदर से ऊष्मा निकलेगी और कमरे के अंदर जाएगी। तो क्या ये अपने आप हो रहा है, फ्रिज क्या है, ठंडा, कमरा क्या है, गर्म। तो यहाँ तो ठंडे से गर्म की ओर ऊष्मा जा रही है। तो आप बोलेंगे सर ये तो क्या है कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कि
टूट रहा है, ठीक है, ठंडे से गर्म की ओर ऊष्मा जा रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर से हमने एक प्लग फ्रिज में इस प्रकार से ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। जब इस प्लग पर लगाएंगे और बटन चालू करेंगे तभी जाके आपका फ्रिज काम करना शुरू करेगा और तभी जाके वो ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। जब आप इस पिन को निकाल देंगे, इस प्लग को निकाल देंगे, तब आपका ठंडे वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये बाहरी कार्य है, ये बाहरी कार्य है जिसको हम कहते हैं विद्युत कार्य, विद्युत कार्य। और इसी कार्य की वजह से ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर ऊर्जा का या ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। अगर आप ये कार्य बंद कर देंगे, यानी इस पिन को निकाल देंगे, कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा। तो यही है क्लासेस का कथन कि बिना बाहरी कार्य के ऊष्मा अपने आप ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर नहीं जा सकती, ठीक है। ऊष्मा अपने आप गर्म से ठंडे की ओर जा सकती है, लेकिन अपने आप ठंडे से गर्म की ओर नहीं जा सकती। उसके लिए आपको बाहर से कुछ काम करना पड़ेगा। अब अगला कथन जो है वो है केल्विन प्लांक का कथन। और केल्विन प्लांक का कथन क्या है? किसी चक्रीय प्रक्रम में केवल स्रोत से ऊष्मा लेकर पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, पहले तो हम इसके बारे में समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि केल्विन प्लांक का कथन क्या है। तो आइए देखते हैं चक्रीय प्रक्रम। देखो, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय किसी बिंदु से शुरू किया, जिसको हम निकाय की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं, ठीक है। और निकाय जो है वो पूर्ण प्रक्रम कर कुरा के अपने विभिन्न अवस्थाओं में जाके पुनः आके कहाँ मिल जाए? बी पर। और बी और ए क्या हो? एक ही बिंदु हो, यानी जहाँ से निकाय शुरू किया था वो घूम फिर के वापस कहाँ जाए? उसी बिंदु पर आ जाए। तो इसे हम कहते हैं चक्रीय प्रक्रम, जिसमें निकाय की प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, निकाय की प्रारंभिक अवस्था जो है वही निकाय की अंतिम अवस्था होती है। ऐसे प्रक्रम को कहा जाता है चक्रीय प्रक्रम, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रक्रम जिसमें निकाय की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था एक ही है, ठीक है, उसे हम कहेंगे चक्रीय प्रक्रम। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है चक्रीय प्रक्रम के बारे में। सबसे पहला इसका पीवी आरेख, ठीक है। पीवी आरेख कैसा बनता है? मान लीजिए कि यहाँ पर ये हो गया आपका पी अक्ष, ये हो गया आपका वी अक्ष, ठीक है। यहाँ से निकाय शुरू किया था, निकाय घूम के गया बी पे और बी से वापस घूम के आ गया ए पर। तो जहाँ निकाय शुरू किया था घूम के कहाँ गया? उधर ही आ गया, ठीक है। इस प्रकार को कहते हैं, इस प्रकार के प्रक्रम को हम कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। अब ध्यान रखिएगा, चक्रीय प्रक्रम में पहला बिंदु आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है और यहाँ पर अवस्था जो है प्रारंभिक और अंतिम समान है, इसलिए डेल्टा यू का मान इसमें हमेशा 0 रहेगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? चक्रीय प्रक्रम में कार्य क्या होता है? ये जो चक्र बना है इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है यही चक्रीय प्रक्रम में कार्य के बराबर होता है। तो कार्य क्या होता है? उस चक्र का क्षेत्रफल, उस चक्र का क्षेत्रफल ही चक्रीय प्रक्रम में कार्य के बराबर होगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है। और तीसरी बात, ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या होता है? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू यहाँ पे 0 है, इसका मतलब डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू के, ठीक है। भैया आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। ये 3 बातें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर शुरू की 2 बातें आप ध्यान रख लेंगे तो इनफ है, तीसरी को चाहे तो आप भूल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि आंतरिक ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो शून्य होता है, वो कार्य जो है वो चक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। अब हम बोलते हैं आगे। तो आगे अब हम पढ़ेंगे कार्नो इंजन, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि जो कि दूसरा कथन है, जो कि केल्विन प्लांक का कथन, यह कथन क्या कहता है? चक्रीय प्रक्रम में केवल स्रोत से लेकर ऊष्मा लेकर उसे पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित करना असंभव है, ठीक है। अर्थात मान लीजिए कि यहाँ पर एक चक्रीय प्रक्रम हुआ है, ये कोई निकाय है, इस निकाय के अंदर कोई गैस रखी है और ये गैस जो है वो चक्रीय प्रक्रम में, इसका जो प्रक्रम हुआ है वो चक्रीय प्रक्रम है, ठीक है। तो इसमें स्टेट में क्या होगा? गैस का ताप T है, इसने इससे कुछ ऊष्मा ली, क्यों? अब केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो ऊष्मा इसने ली है ये सारी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती। यह है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट।
कि सारी के सारी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ ऊष्मा जो है वो अवश्य बाहर निकलेगी, और वो मान लो बाहर जो निकली है वो Q2 है। ठीक है, तो ये है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट कि कोई भी ऐसा निकाय, ठीक है, कोई भी ऐसा निकाय जो कि चक्रीय प्रक्रम में कर रहा है, और चक्रीय प्रक्रम में ऐसा निकाय किसी एक वस्तु से ऊष्मा ग्रहण करके उसको संपूर्ण वस्तु ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित नहीं कर सकता, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है।